जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम अंकित है और इस वीडियो में हम झारखंड पीएससी में आए हुए हिस्ट्री के क्वेश्चंस की बात करेंगे। आज ये पेपर कंडक्ट हुआ है और हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो काफ़ी इजी हैं, तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे समग्र बैच के बारे में बता दूं, ये होलिस्टिक बैच है जहाँ पे आप स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के हर एक एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। ये कुछ डिटेल्स हैं, ज़्यादा जानकारी के लिए व्हाट्सएप पे नंबर है, यहाँ से आप ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसमें वो आपसे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में पूछ रहे हैं, जिसे इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन कहते हैं। ये किसने कंपोज करा? तो ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पहले पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन देखिए आप, सीडीएस 2021 में पूछा गया है। हु अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग्स वाज प्रेज्ड इन ग्लोइंग टर्म्स इन द प्रयाग प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब होता है तारीफ, प्रेज। तो ये प्रयाग तारीफ है, मतलब किसी राजा के बारे में डिस्क्रिप्शन है और ग्लोइंग टर्म्स में किसी किंग को डेपिक्ट किया गया है, बताया गया है। तो देखिए इसका जो सही आंसर है, ये पहला आप देख लो, सीडीएस 2016 में सेम क्वेश्चन पूछा गया कि हु वाज नॉट एन एट्रीब्यूट ऑफ समुद्रगुप्त डिस्क्राइब्ड इन प्रयाग प्रशस्ति विच है। वैसे इसका मतलब यह है कि समुद्रगुप्त के बारे में कौन सी तारीफ, कौन सा एट्रीब्यूट, कौन सा विवरण नहीं मिला प्रयाग प्रशस्ति में। और भी क्वेश्चन है जो प्रयाग प्रशस्ति से पूछे गए। प्रयाग प्रशस्ति को यह इलाहाबाद प्रशस्ति कहते हैं। सीएपीएफ 2017 में पूछा गया। तो यहाँ से आप देखो सेम क्वेश्चन सीएपीएफ 2017 में पूछा गया, सीडीएस 2016 में पूछा गया, सीडीएस 2021 में पूछा गया, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो ये आप ये पढ़ लो, सीआईएसएफ 2023 में ही पूछा गया है। तो ये जब हमने एनालिसिस की थी, तो जैसा कि आप जानते हो बैच में हम टॉपिक वाइज तरीके से चीज़ें कवर करते हैं, तो इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हमने अलग से टॉपिक में कवर करा है। तो मैं आपको ब्रीफ में पहले समझाऊंगा, आप ध्यान से सुनना। अपकमिंग एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो बात कुछ ऐसी है कि ये जो राजा है समुद्रगुप्त, इनके जो भी दरबार के कवि हैं उन्होंने इनके बारे में बहुत सारी तारीफ़ें लिखी हैं। और इनके समुद्रगुप्त के जो दरबारी कवि हैं जो बहुत फेमस है, उनका नाम है हरिसेन। पहले तो ये नाम याद होना चाहिए, हरिसेन। इन्होंने संस्कृत में लिखा है, ठीक है। और ये जो इलाहाबाद की प्रशस्ति है जो संस्कृत में लिखी गई है, हरिसेन ने लिखा है। हरिसेन कौन है? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हैं, उनके दरबार में रहने वाले पोएट हैं। और इन्होंने ये बताया कि ये जो किंग हैं वो सुप्रीम बीइंग है, मतलब इंसानों में भी सर्वोच्च हैं, और ये प्रोस्पेरिटी लेके आते हैं और जो बुरी चीज़ें हैं उनका विनाश करते हैं, ठीक है। और ये आप जब आप पढ़ोगे इन प्रेज ऑफ समुद्रगुप्त, एनसीईआरटी है, थीम्स एनसीईआरटी मैंने कंप्लीट पढ़ाई है दोस्तों यूट्यूब पे, आप जानते हो ये बात। और यहाँ पे ये बात भी मेंशन है सोर्स 4 में, थीम्स एनसीईआरटी के अंदर, कि ये प्रयाग प्रशस्ति का एक स्क्रिप्ट है। एक्सक्रिप्ट मतलब उससे लिया गया है। और क्या है कि ही वॉज विदाउट एन एंटागोनिस्ट ऑन अर्थ, he by the overflowing of the multitude of his many good qualities adorned by hundreds of good actions। मतलब इनके पास हजारों अच्छाइयाँ हैं, सैकड़ों अच्छाइयाँ हैं, और जो बाकी राजा के जो फेम है उनको वाइप कर दिया गया, वाइप ऑफ कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया है। और इसके अलावा आप देखो तो ये प्रोस्पेरिटी ऑफ द गुड के कारण बनते हैं, यानी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं, समृद्धि लेकर आते हैं, और बैड के डिस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं, यानी बुरी चीज़ों को ख़त्म करते हैं। ही इज़ इनकम्प्रहेंसिबल, ही इज़ वन हुज टेंडर हार्ट कैन बी कैप्चर्ड ओनली बाय डिवोशन। मतलब अगर आपको इस पर्टिकुलर सम्राट का दिल जीतना है तो वो केवल आप डिवोशन और ह्यूमिलिटी से ही जीत सकते हो, यानी सम्मान श्रद्धा होगी किंग के प्रति तो ही। इसके अलावा ये पजेस्ड है कंपैशन के, और 100,000 ऑफ काउज, यानी उस टाइम पे गाय का दान एक तरीके से बहुत महान कार्य माना जाता था, तो इसके लिए भी ये एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल किंग है। इसके अलावा आप देखो तो जो भी गरीबों की दिक्कतें हैं, मिजरेबल की, पुअर की, इन सबको खत्म करते हैं और सफरिंग को भी खत्म करने का काम करते हैं। कुल मिलाकर के आप समझ गए कि राजा के बारे में बहुत ही ज़्यादा तारीफ की गई है, एजेग्रेशन है ये। अब मैं आपको बताता हूँ एक खास बात, हिस्टोरियंस मोस्ट ऑफ द चीज़ों को एजेग्रेशन मानते हैं। जैसे आप देखो, मैं एक कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। अशोक के बारे में सबने पढ़ा है और हमें ये पता है कि जब कलिंग का युद्ध होता है तो कलिंग के युद्ध के बाद अशोक अपनी रक्तपात की नीति को, जो ब्लड की पॉलिसी है, उसको त्याग देते हैं और एक शांति पूर्वक तरीके से धम्म की ओर बढ़ते हैं आगे। पर जब ये क्वेश्चन आता है कि क्या अशोक ने अपनी आर्मी को डिसबैंड कर दिया था बुद्धिज़्म या धम्म को प्रमोट करने के लिए, तो इसका जवाब है नहीं, आर्मी को डिसबैंड नहीं किया गया था। हम जब आगे जाकर पढ़ते हैं कि कुछ सालों के बाद मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है, डिक्लाइन हो जाता है, तो क्या उसके लिए अशोक की जो लीनियंट पॉलिसी है वो रेस्पॉन्सिबल होती है? तो हम देखते हैं कुछ मायनों में सही है पर कुछ मायनों में गलत भी है। तो यहाँ पे अशोक को केवल रेस्पॉन्सिबल नहीं ठहराया जा सकता है। कोई भी किंग जो इतने बड़े लेवल पर रूल कर रहा है उसे ये तो पता है कि आर्मी का क्या रोल है, तो वो आर्मी को नहीं डिसबैंड करते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कि क्या अशोक ने बुद्धिज़्म को डायरेक्टली प्रमोट करा, तो यहाँ पे भी ये बात गलत हो जाती है,
क्यों? क्योंकि उन्होंने धर्म को प्रमोट करा और बुद्धिज्म या किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को नहीं प्रमोट करा। इनफैक्ट आप देखो तो एक कॉन्टेक्स्ट भी है, वो ये कहते हैं कि कोई भी इंसान जो अपने धर्म की बहुत ज़्यादा बड़ाई करता है वो असल में अपने ही धर्म का विनाश कर रहा होता है ना। सिविल सर्जन में पूछा भी गया है ये। तो ये सब बातें हमें बहुत ध्यान से पता होनी चाहिए। फिलहाल उम्मीद है आपको ये समझ आया पराग प्रशस्ति के बारे में। क्विक रिकैप करवाता हूँ मैं। पहली चीज़ ये कि ये संस्कृत में है। दूसरी बात ये कि ये हरी सेन ने लिखा है। तीसरी चीज़ ये कि इसमें बहुत ज़्यादा बड़ाई की गई है किंग की, ठीक है। और ये किस राजा से जुड़ा हुआ है? तो ये गुप्त वंश के माइटी रूलर हैं, इनका नाम है समुद्रगुप्त। तो यही बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और ये आप देखो बार बार वो पूछ रहे हैं ना, कौन से इंडियन किंग की तारीफ की गई। पहला क्वेश्चन तो इसका आंसर क्या है? समुद्रगुप्त। फिर आप देखो तो यहाँ इन्होंने पूछा कि कौन सा एट्रीब्यूट नहीं था। पहला कह रहे हैं ये इनकी जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्ट है, वो बहुत ही शार्प और पॉलिश्ड है। दूसरा ये अकम्प्लिश्ड स्कल्पचर है। स्कल्पचर का मतलब मूर्तिकार है, जो बहुत ही गुणी है, बहुत ही प्रतिभावान प्रवीण मूर्तिकार है। तीसरा कह रहा है फाइन म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस, यानी इन्हें बहुत सारे संगीत के वाद्य यंत्रों का भी ज्ञान है। चौथा कह रहे हैं ये पोएटिकल टैलेंट ऑफ अ जीनियस, मतलब इन्हें जीनियस, ये पोएट हैं बहुत अच्छे, इन्हें पोएटिक एक्टिविटीज़ में काफ़ी इंटरेस्ट है। तो बताओ इसका क्या आंसर होगा? देखो मूर्तिकार नहीं है, ये तो किंग है, तो डायरेक्टली मूर्तिकार वाली बातें जुड़ी हुई नहीं है। बाकी अगर आपने ये पढ़ा है कि उस टाइम के कॉइन्स में समुद्रगुप्त का भी मेंशनिंग है, जो कि वीणा बजाते हुए कई बार दिखाया गया, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से जुड़े हुए हैं। और पोएटिक टैलेंट तो है ही इनके पास, और इंटेलेक्ट, किसी भी किंग की इंटेलेक्ट तो अच्छी होती है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। तो यहाँ पे आंसर क्या है? बी है। तो ऐसे क्वेश्चन जो बहुत कंसेप्चुअल है वो यूपीएससी के पेपर्स में पूछे जाते हैं। तो ये फिर पूछा गया था, ये भी आप पढ़ लो। तो इसमें आपको बताना है इलाहाबाद प्रशस्ति के बारे में करेक्ट कौन सा है। पहला कह रहे हैं गुप्ता एम्पायर को क्लियरली प्रेजेंट करता है कि ये एपी सेंटर है वेराइड पॉलिटिकल रिलेशनशिप के कॉम्प्लेक्स वेब का। दूसरा जो लाइन 15 है ना इस पर्टिकुलर प्रशस्ति की, ये बताती है कि इन्होंने कोटा फैमिली के राजा को भी कैप्चर करा था। तीसरा ये कि जो लाइन 23 है ये रेफर करती है कि समुद्रगुप्त ने वायलेंटली एक्सटर्मिनेटिंग अ नंबर ऑफ किंग्स, मतलब आर्यवर्त के जो बहुत सारे राजा हैं उन्हें हटाने का, वाइप ऑफ करने का काम किया इन्होंने। चौथा कह रहे जो लाइन 20 बताती है कि रूलर्स ऑफरिंग ट्रिब्यूट ओबेइंग द ऑर्डर्स ऑफ द गुप्ता किंग, मतलब वही है कि बाकी राजा इस गुप्त किंग के राजाओं की बात मानते हैं। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना है, करेक्ट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। तो ये क्लियरली बताती है गुप्ता एम्पायर किस तरीके से एपी सेंटर है कॉम्प्लेक्स ऑफ वेराइड पॉलिटिकल रिलेशनशिप का। तो क्या ये क्वेश्चन टफ है? इतने सारे फैक्ट देख के लग रहा है टफ है ना, बट ये एक्सट्रीमली ईजी है। कैसे? ये जो पहला स्टेटमेंट है ना, ये बात मैं आपको फिर से बताऊंगा कि फैक्ट पढ़ के जाना इनफ नहीं है, ऐसे क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। मुझे भी ये याद नहीं है 15 में 23 में क्या है। अब 50 लाइन की चीज़ें तो 50 लाइन तुम नहीं रटेंगे ना यहाँ पे। मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जब कह रहे हैं कि जो गुप्त वंश है वो एक एपी सेंटर में यानी केंद्र में है बहुत सारे पॉलिटिकल रिलेशनशिप के, और ये इसके कॉम्प्लेक्स वेब को दिखाता है। तो ये बात सही है क्योंकि इतनी माइटी एम्पायर है तो डेफिनेटली उनके पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स होंगे बाकी रूलर्स के साथ, बाकी एम्पायर्स के साथ, तो इनके केंद्र में था। तो बड़ा ही जेनरिक सा स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को गलत करने के लिए इसमें कुछ फैक्ट है ही नहीं, तो आप गलत इसे कैसे करोगे, राइट। तो इस वजह से ये पहला सही होता है। इसमें से कुछ छेड़छाड़ बहुत ईजिली किया जा सकता है। लाइन 20 को 30 बना दिया है, 25 बना दिया है ना, तो ऐसे क्वेश्चन हम टैकल कर सकते हैं। आगे थोड़ा हम पढ़ लेते हैं। तो देखो ये एक इंस्क्रिप्शन है, इसमें समुद्रगुप्त की तारीफ की गई है। यूलोजी का मतलब तारीफ होता है। और इनके जो कोर्ट पोएट है हरी सेन, उन्होंने कंपोज करा है। और ये जो इंस्क्रिप्शन है वो समुद्रगुप्त के मिलिट्री और पॉलिटिकल अचीवमेंट्स को दिखाती हैं, कुछ ज़्यादा ही बड़ा चढ़ा के। इसके अलावा इनकी पर्सनल क्वालिटीज़ और रिलीजियस बिलीफ्स को भी दिखाती हैं। और इसके अलावा ये डेफिनेटली प्रेजेंट करती हैं कि एपी सेंटर रहा कॉम्प्लेक्स वेराइड पॉलिटिकल रिलेशनशिप्स का। 4 तरह के रूलर्स की बात करा इन्होंने, है ना। और पहला ये कि जो समुद्रगुप्त हैं वो अपरूटेड और एक्सटर्मिनेटेड हैं, दोज हु सरेंडर एंड पेड ट्रिब्यूट, those who sought his protection and alliance, those who were on the frontier and acknowledged his suzerainty। मतलब ये बताना चाह रहे हैं ना कि 4 तरह के रूलर हैं और उनका समुद्रगुप्त से अलग अलग तरह का रिश्ता है। कैसे? देखो पहले तरह के जो रूलर है ना उन्हें कंप्लीट खत्म कर दिया गया है समुद्रगुप्त के द्वारा। और दूसरे कौन हैं? दूसरे वो हैं जिन्होंने समुद्रगुप्त की सुजरेंटी को यानी उनकी सर्वोच्चता को मान लिया है कि हाँ आप ही बड़े राजा हो, हम बहुत छोटे राजा हैं, है ना। और तीसरे वो जो फ्रंटियर में है यानी जो किनारों पे रखे गए हैं या राजा के द्वारा एम्प्लॉय किए गए हैं। और चौथे उस तरह के राजा हैं जिन्होंने उनकी सुजरेंटी को एक्नॉलेज कर लिया है ना। तो ये 4 तरह के राजा हैं और इनका मेंशनिंग देखने को मिलता है। तो काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस करी और ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन तो बड़ा आसान है पर इतना पढ़ करके आगे बढ़ना इनफ नहीं है। तो इसका आंसर क्या? ऑप्शन सी हरी सेन इन संस्कृत। बाकी रवि कीर्ति के बारे में बता दूं दोस्तों, ये बड़ा ही फेमस है क्योंकि ए होल इंस्क्रिप्शन इनसे जुड़ा हुआ है।
ठीक है, एहोल इंस्क्रिप्शन के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो एहोल इंस्क्रिप्शन है ये पुलकेशिन सेकंड से जुड़ा हुआ है। पुलकेशिन सेकंड वही राजा हैं जिन्होंने हर्षवर्धन को रोका था दक्षिण भारत की तरफ आगे बढ़ने से। तो अपने आप में बहुत बड़े रूलर हैं, क्योंकि हर्षवर्धन इतने माइटी रूलर होने के बाद भी नर्मदा नदी को क्रॉस नहीं कर पाते हैं पुलकेशिन सेकंड की वजह से। इनफैक्ट ये इंस्क्रिप्शन बताते हैं कि हर्षवर्धन को हार का सामना करना पड़ा था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, अमर नायक सिस्टम के बारे में है। पहला कह रहा है जो अमर नायका सिस्टम है वो एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था विजयनगर एम्पायर का। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं जो अमर नायका थे वो मिलिट्री कमांडर थे, जिन्हें ज़मीनें दी गई गवर्न करने के लिए और जिनसे वो टैक्स कलेक्ट कर सकते थे और एक कंटिजेंट को रख सकते थे जो कि हॉर्सेस और एलिफेंट का था राजा के लिए। मतलब राजा के लिए आर्मी मेंटेन करने का काम करते थे ये अमर नायका। तो दोस्तों ये बात भी सही है। रिसेंटली मैंने विजयनगर एम्पायर पर एक लेक्चर लिया था समग्र बैच के अंदर, और इसमें ये सवाल हमने डिस्कस किया था जो CDS 2015 में पूछा गया है। इससे पहले भी पूछा गया है ना कुछ क्वेश्चन, हाँ ये देख लो आप। तो इन्होंने जब अमर नायका सिस्टम के बारे में पूछा तो कौन सा करेक्ट नहीं ये हमें बताना था। तो ये सारे सवाल तो यहाँ पे मैं नहीं करवा पाऊंगा, पर मैं बस ये दिखाना चाहता हूँ। देखो CDS 2021 में ही पूछा गया अमर नायक सिस्टम के बारे में कि बताओ ये किनका पॉलिटिकल इनोवेशन था। 2018 में ही पूछा गया CDS में कि बताओ अमर नायका जो है विजयनगर एम्पायर में किस कॉन्टेक्स्ट में जुड़ा हुआ। तो आप समझ ही गए मिलिट्री कमांडर हैं ये। इसके बाद आप देखो तो 2021 में CAPF में बड़ा ही लंबा चौड़ा सवाल था ये 4 स्टेटमेंट का, और आपसे पूछा गया था कि अमर नायकाज के बारे में कौन सी बात यहाँ पे सही है। तो ऐसे बहुत बार पूछा गया, तो हमने ये पढ़ा है, NCERT में मेंशन है, कोई नई बात नहीं है। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो अमर नायका सिस्टम है ये एक मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था। देखो विजयनगर एम्पायर अपने आप में बहुत खास है। इन्होंने क्या करा कि एक अलग से मिलिट्री कमांडर्स का ग्रुप क्रिएट करा जिन्हें वो अमर नायका सिस्टम कहते हैं। और ये क्या करते थे, अच्छा ये वैसे सिमिलर था जो इक्ता सिस्टम था ना दिल्ली सल्तनत का, उनसे काफ़ी हद तक मिलता था, उनसे डिराइव था। खैर खास बात क्या है समझो, ये जो अमर नायक हैं वो मिलिट्री कमांडर होते थे और इन्हें टेरिटरीज दी जाती थी, इन्हें ज़मीनें दी जाती थी राजा के द्वारा। राजा को राय कहते हैं विजयनगर एम्पायर के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये जो राय है ना, जो रूलर्स हैं, जैसे मान लो कृष्णदेव राय हैं, मान लो मैं कृष्णदेव राय हूँ, तो मैं क्या करूँगा, बाकी जो वहाँ पे जो अमर नायकाज हैं जिन्हें मैंने एम्प्लॉय करा है उनको कुछ कुछ ज़मीनें दी जाएंगी, और वो क्या करेंगे, वो उन्हें रूल करेंगे, गवर्न करेंगे। और उसके बाद उन ज़मीनों में अमर नायकाज के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाएगा और बाकी भी ड्यूज़ लिए जाएंगे पीजेंट से। और यही जो अमर नायकाज हैं जो एम्प्लॉय किए गए हैं ये हॉर्सेस वगैरह, एलिफेंट्स वगैरह मेंटेन करने का काम करेंगे। तो आर्मी को ये उन पैसों से मेंटेन करेंगे जो ये ज़मीन को टेरिटरी पर टैक्स लगा करके ले रहे हैं, ठीक है। और कुछ हिस्सा जो है वो टेम्पल्स वगैरह के भी मेंटेनेंस में जाएगा, इरिगेशन वर्क में भी जाएगा। ऑब्वियसली सोशल एक्टिविटी भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अमर नायकाज क्या करते थे, कुछ ट्रिब्यूट भी देते थे किंग को, है ना, एनुअली, और पर्सनली दरबार में भी आते थे और अपना जो लॉयल्टी है वो एक्सप्रेस करते थे गिफ्ट वगैरह देकर। और किंग ओकेजनली असर्ट करते थे अपना कंट्रोल को ओवर देम बाय ट्रांसफरिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। क्यों, मतलब राजा क्या करते थे, एक अमर नायका को दूसरे जगह पे भी शिफ्ट कर देते थे कि हम ही सुप्रीम है, इस बात को दिखाने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। बट कई बार हम देखते हैं कि कुछ नायका जो है वो अपना इंडिपेंडेंट किंगडम भी इस्टेब्लिश कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें ज़मीनें दी गई, उन ज़मीनों में रूल कर रहे हैं, तो धीरे धीरे उनकी पावर बढ़ जाती है, तो वो कई बार राजा से बगावत कर देते हैं। तो ऐसी बात भी देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है, अब आप देखो अगर ध्यान से, तो कह रहे हैं मेजर पॉलिटिकल इनोवेशन था। हमने देखा एक बड़ी खास बात देखने को मिली विजयनगर एम्पायर में, तो ये अमर नायका सिस्टम कहलाता था। और ये अमर नायका कौन होते थे, मिलिट्री कमांडर्स। दूसरा कह रहे हैं ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे जिन्हें टेरिटरीज दी गई कि वो गवर्न करें, जिनसे वो टैक्सेस कलेक्ट करते थे और हॉर्स और एलिफेंट के स्टाइपुलेटेड कंटिजेंट को मेंटेन करने का काम करते थे, मतलब आर्मी मेंटेन करने का काम करते थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट थीम्स NCERT से लिफ्टेड हैं और दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट हैं। अब सवाल ये है कि क्या ये इसे एक्सप्लेन करता है। तो आप क्वेश्चन पूछो हमेशा कि अमर नायका एक पॉलिटिकल इनोवेशन था, क्यों था, क्योंकि अमर नायका सिस्टम बड़ा ही खास था। ये मिलिट्री कमांडर्स होते थे जो रूल करते थे राजा के बिहाफ में एक तरीके से, तो इस वजह से ये इसे एक्सप्लेन कर रहा है ना। तो इस वजह से आंसर जो है वो ऑप्शन ए होगा कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल एग्रेरियन सिस्टम के बारे में पूछा जा रहा है कि जो जमींदार हैं उन्हें कंसिडर किया जाता था कि ये ऑनर है लैंड के, ऑफ देयर डोमेन। आई होप इट इज़ विजिबल। ये कहना चाह रहे हैं कि मुगल एग्रेरियन सिस्टम था, यानी मुगल जमींदारी सिस्टम जो था, इनमें जमींदार को जमीन का मालिक समझा जाता था, जमींदार को जमीन का मालिक समझा जाता था। दूसरा कह रहे हैं कि जो जमींदार है वो क्लास था लैंडेड इंटरमीडियरीज का, जो सर्टेन हेरिडिटरी राइट्स को, ये लाइट लिख दिया इन्होंने, तो ये एरर कोई बड़ी बात नहीं है।
तो ये सर्टेन हेरिडिटी राइट, हेरिडिटी का मतलब अनुवांशिक, यानी एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी यहाँ पे जमींदार बनेगी। तो इस तरह के अधिकार इनको जमींदारों को दिए गए थे और ये रेवेन्यू वगैरह भी कलेक्ट करते थे स्टेट के बिहाफ में। लेकिन जो एक्चुअल कल्टीवेशन है ना वो पीजेंट्स का होता था, बट द एक्चुअल कल्टीवेशन वाज अलोन बाय पीजेंट। मुझे नहीं पता ये कौन सी इंग्लिश है, ठीक है, ग्रामेटिकल एरर है, बट द एक्चुअल कल्टीवेशन वाज अलोन कलेक्टेड बाय पीजेंट। कुछ तो होना चाहिए ना यहाँ पे, ठीक है, तो ये थोड़ा सा गैप है, पर हमें समझ आ रहा है क्या पूछना चाह रहे हैं, है ना। तो आप बताओ कि क्या सही है। तो हमने अलग से ज़मींदारी वगैरह पे बहुत डिस्कशन करा है, ज़मींदारी महलवारी हर तरह के सिस्टम हमने समझाया, पर मैंने आपको एक बात और बताया है कि जो ज़मींदारी सिस्टम मुगल पीरियड के टाइम पे था वो काफ़ी अलग था ब्रिटिशर्स के टाइम पीरियड से। कैसे अलग था वो देख लेते हैं। तो पहले आप पहले स्टेटमेंट को पढ़िए। ये कह रहे हैं जमींदार जो है वो ऑनर थे लैंड के। ये बात बिल्कुल गलत है। आप समझो कि कोई भी मुगल शासक है वो ही ज़मीन के मालिक होंगे, वही होलसेल अथॉरिटी होंगे। तो मुगल लैंड रेवेन्यू सिस्टम में जो अल्टीमेट ऑनरशिप है लैंड की वो स्टेट के पास होती थी, या यूं कहें कि एम्पेरर के पास होती थी। जमींदार कोई एब्सोल्यूट लैंड ऑनर नहीं होते थे बाद के लैंडलॉर्ड की तरह। उनके सर्टेन राइट होते थे बट कोई प्रोप्राइटी ऑनरशिप नहीं होती थी। तो इस वजह से पहला गलत है। और इस तरह के सवालों की खास बात क्या, अगर आपने पहला गलत आइडेंटिफाई कर लिया तो ये तो आप समझ गए हाँ इन्होंने कहा है पहला सही है तो ये होगा नहीं, फिर ये कह रहा है पहला सही है तो ये भी नहीं होगा, फिर ये कह रहा है पहला सही है तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या बचा? डी, क्योंकि पहला गलत है, पहला स्टेटमेंट गलत है। अब दूसरा चेक करते हैं। तो दूसरा में कह रहे हैं जमींदार एक लैंडेड इंटरमीडियरीज हैं। देखो ये बात कितनी खास है। अगर ये इंटरमीडियरी हैं, यानी ये अगर बिचौलिए हैं, देन हाउ कैन दे बी द ओनर ऑफ द लैंड? दे कांट भी ना, क्योंकि इंटरमीडियरी। तो पहला स्टेटमेंट सेकंड से कॉन्फ्लिक्टिंग है। तो यहाँ पे ये बातें मैं छोटी छोटी बातें इसलिए बताता हूँ क्योंकि दिमाग खोल करके जब आप आंसर करते हो ना तो जो क्वेश्चन टफ लगते हैं वो भी आसान हो जाते हैं कई बार। तो दूसरा यहाँ पे बिल्कुल सही है, जमींदार इंटरमीडियरी के जैसा एक्ट कर रहे थे स्टेट और पीजेंट के बीच, ठीक है। और इनके पास हेरिडिटरी क्लेम होता था, सोशल अथॉरिटी होता था और रेवेन्यू में भी शेयर होता था। और जो एक्चुअल कल्टीवेशन है वो पीजेंट करते थे, जिन्हें हम रेयोत कहते थे। जो एक्चुअल रियल टीलर होते थे ज़मीनों के, जिन्होंने असल में जुताई करी है और फसलें लगाया, उन्हें हम रेयोत कहते थे। तो पहला गलत, दूसरा और सही है, ठीक है। तो आंसर डी। बाकी एनसीईआरटी वगैरह का मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया, आप आराम से पढ़ लेना। और ये हमने बैच वाला भी स्क्रीनशॉट लगा दिया ताकि आप ये समझ लो कि जमींदारी सिस्टम, हालांकि ये ब्रिटिशर्स वाला, अभी हम देखेंगे इस पर क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ये पूछ रहे हैं मुगल इंडिया की एग्रेरियन सोसाइटी के बारे में। तो यहाँ पे मिडिवल हिस्ट्री से अच्छे खासे क्वेश्चन आते हैं स्टेट पीसेस में। यूपीएससी में कम पूछे जा रहे हैं पर स्टेट पीसेस में ठीक ठाक सवाल देखने को मिलते हैं। तो आप सतीश चंद्रा सर की बुक पढ़ सकते हो या फिर आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो। तो देखो इसमें क्या कह रहे हैं ये एग्रेरियन सोसाइटी के रेफरेंस में कि खुद कास्ट और पही कास्ट क्या है। तो ये थीम एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ाई है दोस्तों, ये आप जानते ही हो। तो इंडो पर्शियन सोर्सेज के बारे में कह रहे हैं कि एक पीजेंट है, मतलब जो किसान है ना, उन्हें हम रैयत के नाम से जानते हैं या मुजारिया के नाम से जानते हैं। और ये सवाल सीडीएस में पूछा गया है। मतलब सोचो टर्म्स हों, कीवर्ड्स हों और पूछा ना जाए, ऐसा हो नहीं सकता। तो सीडीएस में पूछा गया है कि रैयत और मुजारिया क्या है, तो पीजेंट्स का नाम है। इसके अलावा हम किसान या आसामी वर्ड भी देखते हैं। तो ये 4 वर्ड हैं जो पीजेंट के लिए रेफर किए जाते थे। तो किसान को 4 नामों से जाना जाता था, रैयत, मुजारिया, किसान और आसामी। अब 17वीं सेंचुरी में 2 तरह के और पीजेंट्स हैं, खुद कास्ता और पाही कास्ता। तो ये इंडो पर्शियन सोर्सेज में ये 4 वर्ड्स हैं, बट हम देखते हैं कि 17वीं सेंचुरी के सोर्सेज जो अलग अलग बुक्स हैं वो 2 और वर्ड के बारे में हमें बताते हैं कि एक खुद कास्ता और एक पही कास्ता है। तो इन वर्ड्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, खुद कास्ता और पही कास्ता। तो ये मैंने हाईलाइट वगैरह करके मैं एनसीईआरटी की हाईलाइटेड पीडीएफ से ही कवर करता हूँ। तो ये आप देख लो खुद कास्ता और पही कास्ता क्या, देख लेते हैं। खुद का मतलब क्या होता है? सेल्फ। और कास्ट वर्ड, अगर आपने काश्तकारी अधिनियम के बारे में सुना है, टीनेंसी एक्ट जिसे कहते हैं, तो आप समझ जाओ कास्ट किसान से जुड़ा हुआ है। तो ये उस तरह के किसान है, उस तरह के रेजिडेंट्स हैं एक्चुअली गांव के, जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? खुद कास्ता। जिनके पास खुद की ज़मीनें हैं और खुद के रेजिडेंट्स हैं उन्हें हम कहते हैं खुद कास्ता। पही कास्ता क्या है? पही कास्ता वैसे कल्टीवेटर्स हैं, वैसे किसान हैं जो किसी दूसरे गाँव के हैं पर वो कहीं और जाकर खेती कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे। समझ गए ना? तो पाही कास्ता इधर आउट ऑफ चॉइस बन जाते हैं। मान लो किसी जगह पे कम पैसे मिल रहे हैं तो कोई किसान दूसरी जगह पे जाकर काम करने लगा तो वो क्या बन गया? पाही कास्ता बन गया। अगर खुद की ज़मीनों को जोत के खेती करा तो खुद कास्ता है।
तो ये टर्म का मतलब है। तो आई होप इट मेक सेंस। तो आंसर क्या होगा, पढ़ लो। लैंड रेवेन्यू सिस्टम नहीं, पीजेंट्स हैं दो तरह के ना, तो ये ब्रैकेट में इन्होंने दे रखा है कि ये रेजिडेंट्स वर्सेस नॉन रेजिडेंट्स या माइग्रेंट्स है। तो समझ गए आप, जो रेजिडेंट्स खेती कर रहे हैं वो कहला रहे हैं खुद कास्ता, और जो नॉन रेजिडेंट्स या माइग्रेंट है वो कहला रहे हैं पही कास्ता। ठीक है। और ये इरिगेशन में टूल यूज़ किया जाता, नहीं ये कुछ भी नहीं है, मतलब इससे जुड़ा हुआ नहीं है। और ऑफिसर रेस्पॉन्सिबल फॉर टैक्स कलेक्शन, ये भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु वाज द लास्ट मुगल एम्पेरर एट द टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 की क्रांति के टाइम पे लास्ट मुगल एम्पेरर कौन थे, आखिरी मुगल शासक कौन थे? औरंगजेब, शाह आलम द्वितीय, बहादुर शाह जफर या अकबर सेकंड? तो ये तो आप जानते हैं, इसका आंसर बहादुर शाह जफर है। जफर इनका पेन नेम था, ये शायर थे ना, तो इस पेन नेम से लिखते थे जफर के नाम से। एक बड़ी फेमस शायरी है बहादुर शाह जफर की कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में, है ना। हुमायूं के टॉम से इन्हें गिरफ्तार कर लिया आता है एंड ही वॉज डिपोर्टेड टू रंगून, राइट। तो इस वजह से ये अपने दर्द को इस शायरी में दिखाते हैं कि कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए। तो इसका आंसर ऑप्शन सी है। आगे बढ़ते हैं। और परमानेंट सेटलमेंट एक्ट के बारे में क्वेश्चन पूछा गया, 1793 का जो परमानेंट सेटलमेंट है। तो देख लेते हैं, इसमें 4 स्टेटमेंट दिए गए। पहला कह रहा है जो लैंड रेवेन्यू है ये कंपनी को पे किया जाता था परमानेंटली, तो इसका नाम ही परमानेंट है, तो परमानेंटली ही पे किया जाएगा ना, कुछ सोचना ही नहीं है। अब आप देखो तो ये हट जाता है। उसके बाद सेकंड कह रहा है जमींदार वर रिकॉग्नाइज एज द ऑनर ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ रेवेन्यू, मतलब आपको शेयर देना होगा ब्रिटिशर्स को। मैं जमींदार की बात कर रहा हूँ, आपको यानी जमींदार को शेयर देना होगा ब्रिटिशर्स को, पर वो जमीन के ओनर हैं। ठीक है। तीसरी चीज ये कि जो सेटलमेंट है वो इंश्योर करती है सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एविक्शन टू पीजेंट्स, मतलब जो पीजेंट्स हैं, जो किसान हैं, जो एक्चुअल में खेती कर रहे हैं, उनका शोषण नहीं किया जाएगा। इन चीज़ों को प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है सेटलमेंट। और चौथा कह रहे हैं ये जो सिस्टम है ये इंट्रोड्यूस करा कॉर्नवालिस ने। देखो ये चौथी बात सही है, ठीक है, कॉर्नवालिस ने इसे इंट्रोड्यूस करा है। पर अगर हम देखें चौथा सही है तो यहाँ पे ये भी हट जाता है, ये भी हट जाता है, आंसर यहाँ पे बी आ जाता है। तो एलिमिनेशन से भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा गलत क्यों है दोस्तों, इसका कारण बताता हूँ मैं। इसका कारण ये है डीमेरिट ऑफ जमींदारी सिस्टम। प्रॉब्लम क्या थी जमींदारी या परमानेंट की, एक दिक्कत थी बहुत बड़ी, और वो ये कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि ये जो एक्स्ट्रा पैसे कमाएंगे ना जमींदार, वो पैसे ये ज़मीनों की बढ़ोतरी में लगाएंगे। पर ये चीज़ यहाँ पे नहीं देखी गई। क्यों? क्योंकि जो एफिशिएंसी वो डिपेंड कर रही है अपॉन द नेचर ऑफ जमींदार, और इन्होंने एक हेरिडिटरी लैंडलॉर्ड्स के क्लास को क्रिएट कर दिया जो अपर एरिस्टोक्रेसी थी, मतलब जो बहुत ही लेविश लाइफ स्टाइल जी रहे हैं और उनको किसानों के दुख दर्द से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो ये बड़ी ही डिमेरिट थी जमींदारी सिस्टम या परमानेंट सेटलमेंट की। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ टर्म्स दिए गए हैं, उनकी मीनिंग के साथ आपको मैच करना है। ये भी मिडिवल हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। खुतबा, सिजदा, इक्ता और टंकाज। तो ये सिल्वर टंका के बारे में सभी जानते हैं, तो D4 के साथ जाएगा। तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। कई बार पूछ रखा है दोस्तों, टंका जीतल है ना, ये तो बड़े ही कॉमन से सवाल होते हैं, और रुपया वगैरह। इसके आप देखो सजदा और पेबोस है ना, ये भी बड़ा ही चर्चित है, लूसेंट से लेके हर बुक में ये मेंशन होता है। और जो सजदा पेबोस है ये बलबन ने इंट्रोड्यूस करा था, है ना। तो ये क्या है, प्रोस्टेशन बिफोर द मोनार्क इंट्रोड्यूस बाय बलबन। तो बी जाएगा 3 के साथ, तो बी 3 के साथ जाएगा, तो ये भी हट गया। तो आंसर हमारा निकल के आ गया है। बाकी खुतबा का मतलब क्या है, सेरम रेड इन द नेम ऑफ द रूलर ड्यूरिंग फ्राइडे प्रेयर्स। ठीक है, तो ये खुतबा है। और इक्ता तो आप जानती हो, ये तो बड़ा ही फेमस लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट है जो कि दिल्ली सल्तनत के टाइम पे स्टार्ट किया गया था, और इसी के तर्ज में हम देखते हैं कि बाद में विजयनगर एम्पायर में भी कुछ सिमिलर सा सिस्टम देखने को मिला था। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे बी है। और ऐसे ईजी क्वेश्चन के लिए सोर्स बताना कोई नई बात नहीं है। आप ये क्वेश्चन देखो रिलीजियस हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में, और ये भी मिडिवल इंडिया क्वेश्चन है, तो मिडिवल हिस्ट्री से बहुत ज़्यादा सवाल आए हैं। ये पूछ रहे हैं नाथपंथी, सिद्धास और योगी के बारे में। तो ये सेम क्वेश्चन 2023 में बीपीएससी में पूछ रखा था कि नाथपंथी, सिद्धा और योगीज मेड डिवोशनल रिलीजन पॉपुलर इन। तो इन्होंने पॉपुलर करा था नॉर्दर्न इंडिया में। ठीक है, तो पहला इसमें आप देखो क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। पहला कह रहा है एडवोकेटिंग रेनन्सिएशन एंड मेडिटेशन टू रियलाइज द फॉर्मलेस रियलिटी, इसे हम निर्गुण भक्ति कहते हैं। मतलब ये कह रहे हैं ना कि आप त्याग करो, रिनन्सिएशन का मतलब त्याग होता है, और मेडिटेशन की ये बात करते हैं ताकि हम निर्गुण भक्ति जो कि फॉर्मलेस रियलिटी है। ये तो आप समझते हो कि जो भक्ति सेंस है ना वो 2 ग्रुप में बटे हुए थे, एक सगुण और दूसरे निर्गुण। तो जो सगुण भक्ति सेंस है उनका कहना था कि जो गॉड है उनका फॉर्म होता है ना, और जो निर्गुण भक्ति सेंस है उनका कहना था कि गॉड फॉर्मलेस होते हैं। तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ रहा है। और दूसरा कह रहा है वैदिक रिचुअलिज्म को रिवाइव करना है, तीसरा विष्णु की टेम्पल वर्शिपिंग, और चौथा सूफिज्म को स्प्रेड करना। तो काफ़ी हद तक आप आइडिया लगा सकते हो कि ये भक्ति सेंस ही हैं,
है ना। और क्योंकि डिवोशनल रिलीजन से जुड़े हुए हैं तो यहाँ पे आंसर ऑप्शन ए सही है, एडवोकेटिंग रेनसिएशन एंड मेडिटेशन टू रियलाइज द फॉर्मलेस रियलिटी। निर्गुण भक्ति को जो फॉर्मलेस रियलिटी है उसको रियलाइज करने के लिए रेनसिएशन और मेडिटेशन को एडवोकेट करते हैं ये नाथपंथी सिद्धा और योगीज। एक बात और बता दूं दोस्तों कि ये जो नाथपंथी हैं, सिद्धास हैं और योगी हैं, ये रेनंसिएशन की तो बात करते ही हैं, इसके अलावा जिनका जो प्राइम मोटिव है, जो सेल्वेशन के पाथ की बात करते हैं, वो निर्गुण गॉड से जुड़ा हुआ है ना, कि फॉर्मलेस जो अल्टीमेट रियलिटी है वो निर्गुण फॉर्म है। और ये योगासन वगैरह, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन जो प्रैक्टिस है, इन सब चीज़ों के थ्रू ये इंटेंस ट्रेनिंग की बात करते हैं और इस तरीके से ये सेल्वेशन की बात करते हैं, है ना। तो इसका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट है। और ये वैदिक रिचुअलिज्म को रिवाइवल नहीं बल्कि इन्हें क्रिटिसाइज करते हैं एक तरीके से, ठीक है। तो बी यहाँ पे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हड़प्पन साइट्स और उनके स्पेसिफिक फीचर के बारे में इन्होंने पूछ रखा है। पहला लिस्ट वन जो है वो साइट का है और दूसरा फीचर्स का है, ठीक है। पहला कह रहे हैं चनहुदड़ो, और चनहुदड़ो के बारे में क्या दे रखा है इन्होंने, एविडेंस ऑफ प्लोड फील्ड। दूसरा कह रहे हैं कालीबंगन, और ये दे रखा है स्पेशलाइज सेंटर फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, यानी जो बीड मेकिंग की प्रोसेस है। तीसरा धोलावीरा जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो, और चौथा बनवाली लार्ज वाटर रिजर्वोयर। ये आपको मैच करना है, बड़ा ही आसान सवाल है। ये सारा कुछ हमने पढ़ा है जितना भी इन्होंने पूछा, क्योंकि कौन कौन से थे देख लेते हैं एक बारी। तो इन्होंने दे रखा है सबसे पहले प्लोड फील्ड वगैरह के एविडेंस। तो ये क्वेश्चन तो कितनी बार पूछा गया प्लोड फील्ड के बारे में, है ना। ये प्लोड फील्ड ये आपको याद होना चाहिए, ये देखो आप, है ना। इन्होंने पूछा कि किस तरह के आयरन प्लो वगैरह की यूज़ करते थे, तो ये बात गलत है, आयरन की डिस्कवरी नहीं हुई थी। इसके अलावा देखो ये प्लो के बारे में इन्होंने पूछा कि टेराकोटा मॉडल देखने को मिला, तो ये बनवाली में देखने को मिला। तो जो हल है ना, जो प्लो है टेराकोटा मॉडल का, वो देखने को मिला बनवाली में। और यहाँ पे खास बात क्या है, ये क्वेश्चन आप देखो, टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो कहाँ से देखने को मिले, बनवाली से। बट जरूरी बात क्या समझनी है, फिर से बता रहा हूँ कि जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो कहाँ देखने को मिले, बनवाली में। बट जरूरी बात क्या समझनी है आपको कि इसके अलावा ये 2023 में ही पूछा गया था कि जो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो है वो मिले बनवाली में, लेकिन जो प्लोड फील्ड के एविडेंस है, जूते हुए खेतों के जो साइट्स है, वो कालीबंगन में मिले। दो बातें अलग अलग हैं, एक होता है हल, प्लो। तो प्लो कहाँ देखने को मिला, ये बनवाली में, टेराकोटा मॉडल का, यानी वही जो सॉफ्ट पत्थर टाइप के होते हैं उनका इस्तेमाल करके, जो टेराकोटा होते हैं उनका इस्तेमाल करके ये बनवाली में प्लो देखने को मिले। बट जो प्लोड फील्ड है वो कालीबंगन में देखने को मिले, है ना। तो ये दो बातें जेकेपीएससी से पूछ रखा है उन्होंने पहले, तो ये दोनों बातें के बीच में आपको डिफरेंस पता होना चाहिए बहुत अच्छे से, है ना। तो यहाँ इन्होंने क्या पूछा है, प्लोड फील्ड का एविडेंस पूछा है। तो प्लोड फील्ड का एविडेंस पूछा है तो कालीबंगन होगा। अगर वो टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो पूछते तो क्या होता, तो बनवाली होता, ठीक है। अच्छा, पूछ रखा है इन्होंने, ये देखो, तो डी जाएगा 3 के साथ और बी जाएगा 1 के साथ, है ना। बाकी के चेक कर लेते हैं। चनहुदड़ो बनवाली, तो लार्ज वाटर रिजर्वर, ये सिविल सर्विस में और सीडीएस में कई बार पूछ रखा है कि लार्ज वाटर रिजर्वर कहाँ से देखने को मिले, तो धोलावीरा से। तो सी जाएगा 4 के साथ। और बनवाली में हमें स्पेशलाइज सेंटर देखने को मिला बीड मेकिंग का। तो ऐसा नहीं है कोई भी स्टेटमेंट नया है, बीड मेकिंग पे भी क्वेश्चन पूछा गया है, देख लेते हैं वो भी हम। ये जो बीड मेकिंग वाला जो क्वेश्चन है, ये भी देखो आप कितनी बार पूछा गया है कि बीड वगैरह कहाँ बनते थे, है ना, और चनहुदड़ो में। इसके अलावा आप देखो तो ये सीएपीएफ में ही पूछा गया बीड वगैरह के बारे में, है ना। और ये मैंने स्पेसिफिकली लिखा हुआ है यहाँ पे, मेंशन करा है कि जो बीड है वो चनहुदड़ो में देखने को मिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हो, और ये मैंने डेमो के रूप में लेक्चर डाल दिया है, तो यहाँ से आप एक बार रिवाइज कर लो। जीवन में कभी भी आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन गलत नहीं होगा, अनलेस एंड अनटिल वो बहुत कोई ऑब्सक्योर बुक उठा ले, ठीक है। तो यहाँ पे जो धोलावीरा वो तो हमने देख लिया, बनवाली भी हमने देख लिया कि ये स्पेशलाइज सेंटर नहीं बल्कि टेराकोटा मॉडल के साथ जाएगा। और जो चनहुदड़ो है ये स्पेशलाइज सेंटर है क्राफ्ट प्रोडक्शन का। तो चारों बातें मैं लिख देता हूँ। पहला है प्लोड फील्ड, तो जुते हुए खेत के साइट्स हमें कालीबंगन में देखने को मिले, ठीक है। और दूसरा है प्लो टेराकोटा मॉडल का, वो कहाँ से देखने को मिला, आपको बोलना होगा, बताना होगा या लिखना होगा, तभी आपको याद होगा ये। तो प्लो हमें मिला, ये तो कालीबंगन से मिला, ठीक है, और ये मिला बनवाली से, ठीक है। ये दो बातें हो गई। इसके अलावा वाटर रिजर्वायर, लार्ज वाटर रिजर्वायर कहाँ से मिले, तो ये मिले हमें धोलावीरा से, ठीक है, धोलावीरा से। और इसके अलावा बीड मेकिंग वगैरह जो प्रोसेस है, जो बीड वगैरह कहाँ बनते थे, ये हमें मिले चनहुदड़ो से, चनहुदड़ो, ठीक है। तो ये चारों हमने मैच कर लिया और इस हिसाब से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ए जाएगा 2 के साथ, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। देन कालीबंगन है 1 के साथ, तो ये आंसर ए निकल के आता है। धोलावीरा लार्ज वाटर रिजर्वर और बनवाली में टेराकोटा मॉडल ऑफ प्लो देखने को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुक एंड ऑथर्स के ऊपर ये सवाल है। अष्टाध्यायी, चरक संहिता, मुद्र राक्षस, शिलापादिक्रम। बहुत ही आसान सवाल है। बुक्स एंड ऑथर्स पर हमने काफ़ी सारा डिस्कशन करा है, ये सारे बुक्स मैंने आपको पढ़ाए हैं,
है ना। और शिलापादिक्रम जैसा कि आप जानते हो कि एक तमिल एपिक है, कोवलन और कणगी की स्टोरी है, तो D4 के साथ जाएगा, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, आंसर आ गया बी, है ना। अष्टाध्यायी आप जानते हो ये कि अर्लीस्ट संस्कृत ग्रामर पाणिनि की, NCERT में मेंशन है और CDS में कई बार पूछा गया है, ठीक है। तो पाणिनि ने लिखा है ये। और चरक संहिता ये तो इंडियन मेडिसिन की एनसाइक्लोपीडिया है। और मुद्रा राक्षस क्या है, तो ये विशाखा दत्त ने लिखा है और मौर्यन पॉलिटिक्स को दिखाता है। ये कोई राक्षस वगैरह की स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक प्लॉट है जो मौर्यन पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो ये क्वेश्चन सिविल सेशन में पूछा गया पहले, बहुत पहले है ना, 1990s के बाद पूछा गया है, ठीक है। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 मैच हो रहे हैं, तो बी के साथ हम जाएंगे। ये बहुत इजी सवाल है, इनमें PYQ भी दिखाने का कोई फायदा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द टर्म सार्थ वह जो कि एंशिएंट इंस्क्रिप्शन में मेंशन है, इसका क्या मतलब है। ये चीफ जुडिशियल ऑफिसर को कहते थे, ये मर्चेंट कारवां के लीडर को कहा जाता था, ऑफिस इंचार्ज को कहा जाता था जो रॉयल एलिफेंट को देखने का काम करते थे, या फिर ये प्रीस्ट थे जो अश्वमेध सेक्रीफाइस को परफॉर्म करते थे। तो इसमें ना 2 वर्ड है, एक वर्ड है सार्थ और दूसरा वर्ड है वह। क्या ये हमने पढ़ा है, तो इसका जवाब है हाँ, बाकी सवालों की तरह हमने ये भी पढ़ा है। तो ये देखो आप, 1st to 12th सेंचुरी बोल के मैंने एक फाइल प्रोवाइड की थी आपको, वहाँ पे भी देखो ये सार्थवा के बारे में लिख रखा था मैंने कि चीफ कारवां ट्रेडर को सार्थवा कहते हैं, और जो श्रेष्ठी है वो चीफ मर्चेंट कहलाता है, जो प्रथम कुलिका है वो चीफ आर्टिसन है, और जो प्रथम कायस्था है ये रेवेन्यू कलेक्शन काम करता है। अब मज़े की बात ये देखो, पूछ रखा है CISF में कि बताओ अधिष्ठान अधिकरण ऑफ कोटिवर्स का कौन मेंबर नहीं था, सार्थवा, महातर, प्रथम कायस्थ या प्रथम कुलिका, है। तो मैंने आपको ये बताया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट किस तरह से होती थी। तो डिस्ट्रिक्ट लेवल के भी बिलो जो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो विथि, भूमि, इस तरह के नाम से सेटलमेंट जाने जाते थे। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि गाँव के लेवल पर भी ग्रामिका, ग्राम अध्यक्ष होते थे। और दामोदरपुर का जो कॉपर प्लेट है जो कि बुद्धगुप्त के राइन में बताता है कि जो अष्टकुला अधिकरण है, ये क्या है, अधिकरण अष्टकुला, अष्ट का मतलब 8 होता है, तो 8 लोगों का एक ग्रुप है, एक बोर्ड है जिससे महत्तर हेड कर रहे हैं, ठीक है। और महत्तर का मतलब क्या है, विलेज एल्डर वगैरह, क्योंकि ये हेड कर रहे हैं चीज़ों को, इस ग्रुप को, ठीक है। तो यहाँ से ये टर्म आया है, और इस हिसाब से हम आइडिया लगा सकते हैं कि जो महत्तर है वो मेंबर नहीं होते थे अधिष्ठान अधिकरण के। क्यों, क्योंकि जो अधिष्ठान अधिकरण है इनमें 8 लोग होते थे और इसे हेड करते थे महत्तर, ठीक है। तो इसका मेंबर नहीं थे बल्कि इसे हेड करने का काम करते थे। तो ये बड़ी खास सब बात थी। और यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि प्रथम कुलिका का मतलब चीफ आर्टिसन या चीफ मर्चेंट होता है, और सार्थवा का मतलब चीफ कारवां होता है। वैसे ये वर्ड कहाँ से आया वो भी मैं आपको बता देता हूँ। पहली बात तो आपको ये समझनी है कि जो सार्थ का मतलब है वो सारथी वर्ड से आया है, ठीक है। और सार्थ का मतलब था कारवां, यानी ग्रुप ऑफ ट्रेडर जो साथ में चल रहे हैं। और जो वह है उसका मतलब जो लीड कर रहा है, ठीक है। तो जो कारवां को लीड करता है ना वो कहलाता है सार्थवा, यानी ये कारवां का या फिर जो मर्चेंट्स के कारवां हैं उनका लीडर है, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे बी सही है, द लीडर ऑफ द मर्चेंट कारवां। जो व्यापारियों के ग्रुप है ना उनके हेड को सार्थवा कहते हैं, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर ये क्वेश्चन देखो, आप पूछ रहे हैं ब्राह्मी और खरोष्ठी स्क्रिप्ट को किसने डिसाइफर करा, तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837-38 में करा। बड़ा ही आसान क्वेश्चन ही है, बेसिक NCERT में भी ये मेंशन है। तो ये हमारे हिस्ट्री के क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला होगा। जल्दी मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।